और उस समय पे मेरे को पीएमटी भी क्वालिफाई हुआ मेरा। हेलो। मेरा पीएमटी भी क्वालिफाई हुआ और मुझे वीएनआईटी में भी एडमिशन मिल रहा था इंजीनियरिंग में। बट मेरा ऐसा था कि मैं फैमिली से दूर नहीं जाना चाहता था अपनी, और नागपुर में ही रह के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग ना लेते हुए मैंने एमबीबीएस लिया उस समय। फिर मैंने उस समय में मेरा किसी कारण से 2-3 मार्क्स से मेरा एमबीबीएस का एडमिशन रह गया। तो मैंने फिर से रिपीट किया 1 साल ड्रॉप लेके, और उसके नेक्स्ट ईयर फिर मुझे एमबीबीएस में एडमिशन मिला। एमबीबीएस मेरा कंप्लीट हुआ 2010 में। और एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डीसीएच किया। और बाय द टाइम 2013 आई कंप्लीटेड। तो फिर ऐसा हुआ कि शादी का प्रपोजल था मेरी वाइफ के साथ उस समय पे, तो तब मेरी शादी हो गई। तब मैं बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करता था, तो इनिशियली फिर तब जॉब्स मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो आईजीएमसी में एक अनरजिस्टर्ड रजिस्ट्रार की पोस्ट मुझे मिली। तो इट वाज अ वेरी टायरिंग जॉब। उसके अंदर में मैं 100 आवर्स पर वीक का हम लोग का ड्यूटी शेड्यूल होता था। तो आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years इन आईजीएमसी। उस समय पे मैं रोज सुबह 8 बजे जाता था, शाम को 5 बजे आता था, और हफ्ते में 3 दिन नाइट भी करता था, रात को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक के। और उसके बाद इवनिंग में कुछ दिनों बाद मैंने क्लिनिक भी खोल लिया था। तो प्रैक्टिकली मैं घर में रहता ही नहीं था, मैं 1.5 साल तक के प्रैक्टिकली घर के बाहर ही था। फिर जब वो कंप्लीट हुआ तो जब 1-1.5 साल हो गए, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि अभी प्राइवेट प्रैक्टिस में थोड़ा सा और आना चाहिए। तो मैंने कुछ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में काम किया। एक क्योरेट हॉस्पिटल है दिघोरी में, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया एज अ सीनियर रजिस्ट्रार करके। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी वर्क सीखा, कॉर्पोरेट कल्चर सीखा। और मुझे समझ में आया कि अगर आपको एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल डालना है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर एज अ पीडियाट्रिशियन, एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जो मेरा वर्क था वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट वहाँ पे। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे वापस किसी एक पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आना चाहिए। तो फिर मैंने ज़्यादा पैसे की जॉब छोड़ के कम पैसे की जॉब ली, और मैंने दूसरा एक पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर यूनिट ज्वाइन किया नागपुर में, न्यू केयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इधर सीए रोड पे। फिर वहाँ पर मैंने तकरीबन 1-1.5 साल काम किया। तो वहाँ पर मेरे कलीग थे डॉक्टर विशाल महंत। तो हम दोनों की सोच काफ़ी मिलती थी, तो हमने सोचा मिलके कि हॉस्पिटल डालना चाहिए हम दोनों को मिलके। ये मैं 2015 की बात बता रहा हूँ आपको। तो हम दोनों ने सोचा कि हॉस्पिटल डालना चाहिए। तो हम नागपुर भर के लोगों से मिले, जहाँ जहाँ पर हॉस्पिटल्स के लिए जगह अवेलेबल थी और जहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल डाल सकते थे। बट कहीं पर भी हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्लिनिक भी चालू करना है। तो जिस जगह पर मेरा क्लिनिक है अभी, तो वो क्लिनिक मैंने परचेज किया। तो मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि जब लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करते, उस टाइम पे मेरे बड़े भैया ने मुझे बोला कि आप अपना आईटी रिटर्न फाइल कीजिए। तो जिससे आपको, जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे आगे, तो आपको बहुत इजीली लोन मिलेगा। तो रेसिडेंसी में फर्स्ट टाइम मैंने मेरा 27-28 हज़ार रुपये इनकम टैक्स भरा। तो मेरे काफ़ी कलीग्स ने मुझे कहा कि इतना सारा टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी इनकम नॉन टैक्सेबल होती है। आइडियली स्टाइपेंड पे टैक्स नहीं भरा तो भी चलता है। तो बट भैया बोले, मेरे जो बड़े भैया है उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा अ, अ, उस चीज़ पे ध्यान मत दो। अगर आपको आगे जाके लोन्स चाहिए तो आपको प्रॉपर अपना आईटी फाइल जो है, इनकम टैक्स रिटर्न जो है पूरा भर के रखना चाहिए। तो मेरे को उस बेसिस पे क्लिनिक के लिए भी बहुत इजीली लोन मिल गया। जब क्लिनिक के लिए लोन मिल गया, क्लिनिक चालू कर लिया, तो काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल बर्डन मेरे पर उस समय पर आ गया। तो अ, हेलो। तो काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन मुझ पर आ गया, और उसके कुछ महीने महीने 1.5 महीने के बाद ही मुझे एक हॉस्पिटल से एज अ डायरेक्टर पोस्ट ऑफर हो गई। जो कि मेरे लिए काफ़ी मतलब ऐसा था कि डिलेमा में था कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ और ये पोस्ट लूँ या ना लूँ। तो फिर भी मैंने कहीं न कहीं हिम्मत रख के उस पोस्ट के लिए भी मैंने पैसे अरेंज करके, लोन लेके मैंने उस पोस्ट के लिए भी मैंने 20-25 लाख रुपए वहाँ पे डाल दिए। फिर वहाँ पर जॉइन हुआ, तो थोड़े दिन के बाद जब वहाँ का बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लगा, और हम लोग वहाँ पर 4 पार्टनर्स थे, तो वहाँ का बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो हमारे दिमाग में आया कि हम लोग को कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ बड़ा हॉस्पिटल डालना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट डालने की सोची जो हमारी कैपेसिटी से बहुत बाहर था। और हम लोग बहुत यंग थे उसके लिए, बिकॉज़ वी आर द यंगेस्ट टीम जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट ड्रीम कर रहा था नागपुर में उस समय पे। आई वाज़ जस्ट 32 इयर्स उस समय पे। और हम लोगों का इतना बड़ा प्रोजेक्ट डालने की तब हिम्मत भी नहीं थी।
तो हम लोग फिर भी घूमते रहे नागपुर में और हमको एक अच्छी जगह आइडेंटिफाई हुई और हम लोगों ने फिर वो जगह काफ़ी बड़े अमाउंट में हमने उसकी डील फाइनलाइज की, क्योंकि हमको किसी ने बोल दिया था कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो बहुत इजीली आपको लोन्स मिल जाते हैं उसको हॉस्पिटल को चालू करने के लिए। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सोचा था कि सबको 30-30, 40-40 लाख रुपए डालने होंगे, तो हम लोगों ने लोन लेके उधर भी पैसे डाल दिए। फिर ऐसा हुआ कि जब हॉस्पिटल चालू कर लिया, तब समझ में आया, जब उसका टोकन अमाउंट वगैरह सब दे दिया था कि ये बहुत बड़ा अपन ने फाइनेंशियल बर्डन अपने ऊपर ले लिया है करके, तो धीरे-धीरे हम लोगों ने और लोगों को जोड़ना चालू किया और मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हमको बनाना था और नागपुर का बेस्ट हॉस्पिटल बनाना था। तो हम लोग और लोगों को जोड़ते गए और धीरे-धीरे जो हॉस्पिटल हमने कभी सोचा भी नहीं था, आज 3 साल बाद एक हमने तकरीबन 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हम लोगों ने खड़ा कर दिया। तो अब ऐसा है कि अगले महीने हम लोग उसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी द ओनली हॉस्पिटल इन नागपुर जिसके अंदर एक ही छत के नीचे सब कुछ अवेलेबल है। उसके अंदर में 40 बेड का एनआईसीयू है लेवल 3, एक पीआईसीयू है उसके अंदर में, मैटरनल आईसीयू है, आईवीएफ सेंटर है, फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट है, फर्स्ट प्राइवेट मिल्क बैंक है उस हॉस्पिटल में। उसके अंदर हमने इन हाउस कैफेटेरिया है, इन हाउस पैथोलॉजी लैब है, उसके अंदर में पेनलेस लेबर की फैसिलिटीज़ है, हाई एंड यूएसजी मशीन्स है हमारे पास में वहाँ पे। तो वहाँ पर सभी चीज़ें एक रूफ के अंडर में अवेलेबल है और ऐसी इतनी सारी फैसिलिटीज़ नागपुर के किसी भी मदर एंड चाइल्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारा काफ़ी बड़ा ड्रीम था कि ऐसी फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल हम नागपुर में लेकर आए एंड दूसरी बात ये है कि वी आर द यंगेस्ट टीम जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट नागपुर में बना रही है। बाकी के जो हॉस्पिटल्स आ रहे हैं वो या तो सिर्फ पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स है या तो सिर्फ मैटरनल हॉस्पिटल्स है, लेकिन इस तरीके का जो हॉस्पिटल है जो एक ही छत के नीचे इतनी फैसिलिटीज़ देता है मदर एंड चाइल्ड की, ऐसा कोई भी नहीं है फिलहाल। तो हम लोगों ने वो हॉस्पिटल अभी बस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। नेक्स्ट मंथ मोस्टली हमारा इनॉग्रेशन एक्चुअली अप्रैल में होने वाला था, लेकिन किसी कारण से वो टल गया और अब हम लोग सोच रहे हैं कि 15 अगस्त के आसपास उसको हमको इनॉग्रेट करना है। तो ये जो जर्नी रही पिछले 2-3 सालों की हॉस्पिटल बनाने की, ये काफ़ी क्या बोलना चाहिए, संघर्षपूर्ण रही हमारी, क्योंकि काफ़ी उसमें हर्डल्स आए हमें, काफ़ी चीज़ें हमको सीखने मिली बिकॉज़ हम लोग डॉक्टर्स थे तो हमको फाइनेंशियल बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है। तो काफ़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़, काफ़ी सारा पेपर वर्क और काफ़ी सारा टाइम देना होता है इतने बड़े हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में। तो हम लोगों ने फिर भी सब लोगों ने एक दूसरे को उस चीज़ में समझा और एक दूसरे के साथ में प्रॉपर रिटन एमओयूज़, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी रखी, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर रखी। हमारे एमओयूज़ हमने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे और लोगों को मोटिवेट किया और काफ़ी सारे लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया और काफ़ी सारे डॉक्टर्स हमारे साथ उसमें जुड़े। तो आज की तारीख में हमारे पास में 20 से 25 डॉक्टर्स की टीम है, जिसके अंदर से हम लोग 8-9 मेजर डायरेक्टर्स हैं उस हॉस्पिटल के और बाकी के जो लोग हैं उन्होंने किसी न किसी रूप में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उस हॉस्पिटल में, ताकि जब वो हॉस्पिटल अपना पूरा स्वरूप ले लेगा, तो लोग उसको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी के रूप में एन्जॉय कर पाएँगे। तो ये मेरी जर्नी रही है इतने समय में और इस जर्नी में मेरा जो सबसे ज़्यादा जिसने मुझे मोटिवेट किया है और साथ दिया है वो मेरी मदर है, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि अ अगर आपको कुछ करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है इस चीज़ में, इस जर्नी में मैंने आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने घर से एक भी रुपए बोरो नहीं किए। मैंने जितना भी ये प्रोजेक्ट खड़ा किया है या जो भी मैंने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, इट इज़ माय ओन सेल्फ मेड मनी, सेल्फ अर्न्ड मनी जो मैंने इतने सालों में कमाया और बाकी सब कुछ मैंने लोन से लिया है। तो ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मेरे जो कलीग्स थे, पार्टनर्स थे, दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग, हेल्पफुल और मेरा जो फाइनेंशियल्स थे, जो मेरे आईटी रिटर्न्स थे, वो प्रॉपर टाइम पे जाते थे। मेरे जो बड़े भैया थे, उन्होंने मेरी इनकम टैक्स फाइल, रिटर्न्स, पूरे डॉक्यूमेंटेशंस पूरे प्रॉपर रखे हमेशा, ताकि जभी भी मैं मेरी फाइल कहीं डालता हूँ, तो ईज़िली मुझे लोन मिल जाता है, ईज़िली मुझे सपोर्ट मिल जाता है। और इसी तरीके से हम लोग इस लेवल पे पहुँच पाए कि इतना बड़ा हमने प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया है। अगर अभी मैं पलट के देखता हूँ 3 साल पहले, तो अगर 3 साल पहले मुझे कोई बोलता कि अगर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट डाल डाल सकते हैं क्या? तो शायद मैं उसको बोल देता कि नहीं, मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट डालने की हिम्मत नहीं कर सकता करके। बट ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स अब जब वो प्रोजेक्ट खड़ा हो गया है, तो देख के अच्छा लगता है कि चलिए हमने जो भी हो मेहनत करके हमने इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया है। तो थैंक यू संपर्क फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल समथिंग अबाउट माय जर्नी। हेलो।
Hello. Yeah, that was great. Yeah, That yeah, was very. really very motivational. Yeah, over to Bhupendra ji, please. हेलो. हाँ जी सर. Yeah. थैंक यू डॉक्टर पंकज अग्रवाल जी. आपकी सक्सेस स्टोरी सुन के बहुत मोटिवेटिव है हम लोग. बहुत अच्छा था आपका प्रेजेंटेशन. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Thank you. नेक्स्ट. Okay. हेलो.